मॉर्निंग। देखो बाबू, हम लोग कल डिस्कस किए थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और कल मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। आज हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो बाबू, एक क्वेश्चन है फिजिक्स में, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो अब क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है व्हाट फोर्स कुड बी नीडेड, व्हाट फोर्स कुड बी नीडेड सभी को समझ में आ गया। बाइसेक्शन is to be calculated by using the relation what force would be needed to produce calculate नहीं है, to produce है, produce an acceleration of 4 meter per second square, 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg, of mass 6 kg। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, यानी कितना फोर्स की जरूरत लगेगी, यानी हमको फोर्स नहीं मालूम है। टू बी प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी बॉल के अंदर एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए, कितना एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये हमको मालूम है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि उस बॉल का मास जो दिया हुआ है इन अ बॉल ऑफ मास 6 केजी, यानी बॉल का मास कितना दिया होगा आपको 6 केजी, मास ऑफ द बॉल इक्वल दिया हुआ है 6 केजी। एक बात बताओ, अगर हमको मास और एक्सीलरेशन दिया हुआ रहेगा तो फोर्स निकालने के लिए हम एक इक्वेशन जानते हैं, F इक्वल टू m into a, F इक्वल टू m into a जानते हैं। तो मास यहाँ कितना है 6 और एक्सीलरेशन यहाँ कितना है 4, 6 4 जा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। यानी पता चल गया कि अगर किसी यानी हमको कितने फोर्स की जरूरत होगी 6 केजी के बॉल को एक्सीलरेट करने के लिए, कितना एक्सीलरेट करने के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेट करने के लिए हमको 24 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है calculate the force required to impart to a car a velocity of 3 meter per second, 30 meter per second in 10 seconds. 10 seconds. Start from this. Starting from rest. The mass of the car is 1500 kg. The mass of the car is 1500 kg. Here this question says calculate the force required. कह रहा है कि
फोर्स की जरूरत होगी उसको मालूम करना है। टू इम्पार्ट टू अ कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी कार को धक्का देने पर यानी कार पर फोर्स लगाने पर वो 10 सेकेंड में उसका रफ्तार कितना हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कार रुका हुआ है, लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कार रुकी हुई है उस पर हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जबकि उस कार का मास दिया हुआ है बाबू 1500 केजी, तो कह रहा है क्या निकालने के लिए फोर्स निकालने के लिए। तो ये जो दिया हुआ है बाबू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी जब वो गाड़ी रेस्ट में थी उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, जब गाड़ी रेस्ट में थी उसका वेलोसिटी कितना था 0। जब गाड़ी रेस्ट में थी तो उसका वेलोसिटी कितना था 0। वेरी गुड। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम हो गया कि 0 है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी और उस पर 0 यानी 0 मीटर पर सेकेंड था और 10 सेकेंड तक उस पर फोर्स लगाया गया, यानी टाइम मालूम हो गया t इक्वल टू 10 सेकेंड। जब 10 सेकेंड तक उस पर फोर्स लगाया गया, अब कितना फोर्स लगाया गया वो नहीं मालूम है, मगर फोर्स लगाया गया तो उसमें वेलोसिटी कितना चेंज हो गई 0 से हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। जब और जबकि मास ऑफ द कार कितना दिया हुआ बाबू 1500 केजी, यानी मास ऑफ द कार इक्वल टू 1500 केजी। अब एक बात बता बाबू, हमको निकालना है फोर्स, हमको निकालना है फोर्स। फोर्स का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है। ये जो तीन चीज दिया हुआ है इससे हमें एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप याद कीजिए कि आपको जब फर्स्ट लेसन पढ़ाया गया था तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आपको बताया गया था v इक्वल टू u प्लस at, बताया गया था बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या था v इक्वल टू u प्लस at। अब बताओ v भी मालूम है, u भी मालूम है, t भी मालूम है, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो v का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 लिख दें इक्वल टू u प्लस at, u का वैल्यू हो गया 0 प्लस a का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो a ही रहने देंगे, इनटू t का वैल्यू कितना मालूम है 10 सेकंड। 30 अपने जगह पे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है बाबू, तो 10 a ही रह जाएगा। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करके किसमें जाएगा डिवाइड में, तो 30 बाय 10 इक्वल टू a, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी उस कार के अंदर जब हम कार पे जो फोर्स लगाएं तो उस कार के अंदर जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उसके अंदर क्रिएट हुआ। अब हमको एक्सीलरेशन मालूम हो गया है, मास ऑलरेडी मालूम है, तो हमको फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका, मास है 1500 केजी और एक्सीलरेशन इसका है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा कि कितना होगा 15 3 का 45 100 न्यूटन, यानी उस कार पर हम जो फोर्स लगाए वो कितना न्यूटन का फोर्स लगाए हैं 4500 न्यूटन का फोर्स हम उस गाड़ी में लगाए, जिसकी वजह से उस गाड़ी में 10 सेकंड के अंदर में कितना वेलोसिटी क्रिएट हो गया 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी क्रिएट हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, हेलो नो सर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कोई प्रॉब्लम, नो सर कोई प्रॉब्लम नो नहीं। सर, नो सर। ओके। अब धीरे धीरे हम शॉर्ट टर्म्स की ओर जाएंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए 60 ग्राम बुलेट, ए 60 ग्राम बुलेट, ए 60 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग
at 200 meter per second. 200 meter per second. Streak and remain embedded. Streaked streaks and remains embedded. Embedded in a 2 kg target. 2 kg target which originally at rest but free to move. नहीं, क्वेश्चन गलत उतर गया बाबू, ये क्वेश्चन गलत उतर गया। A 60 gram bullet fired from a 5 kg gun. Fired from a 5 kg gun. 5 kg gun. Leave with the speed. With the speed of 500 meters per second. Find the speed. Find the speed with which the gun required. ये क्वेश्चन है, कह रहा है 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन leaves with the speed of 500 meter per second. Find the speed with which the gun required. Jerk backward यानी पीछे की ओर जो झटका लगेगा गन का, वो कितना के स्पीड से आपको झटका लगेगा जब हम क्या करेंगे, गोली छोड़ेंगे गन से। तो मास ऑफ द बुलेट इक्वल टू कितना दिया हुआ बाबू? मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है 60 ग्राम। इसको मान लेते हैं m1। मास ऑफ द बुलेट को मान लेते हैं m1 इक्वल टू 60 ग्राम। एक बात बताइए बाबू, 60 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। 60 बाई 1000 केजी में अब ये कन्वर्ट हो गया, 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.06 केजी, यानी बुलेट का जो मास हो गया केजी में वो 0.06 केजी हो गया। मास ऑफ द गन को m2 मान लेते हैं। मास ऑफ द गन का मास उसको m2 मान लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है? 5 केजी। और ये गन यानी जब गोली फायर किया जाता है तो गोली का स्पीड कितना है? 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो गाड़ी हर 1 सेकंड में 500 डिस्टेंस कवर करता है, 500 मीटर। तो यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसको हम v1 मान लेते हैं। मास ऑफ द बुलेट को m1 मान लिए, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को v1 मान लिए, इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 500 मीटर पर सेकंड। हमको कह रहा है क्या कि जब हम गोली छोड़ेंगे तो गोली जो 500 मीटर पर सेकंड रफ्तार से निकलेगा
60 ग्राम का बुलेट, तो गन जो है 5 केजी का वो पीछे की ओर जो मूव करेगा उसका रफ्तार क्या होगा, उसका वेलोसिटी को क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द गन रिक्वायरिंग v2 इक्वल टू हमको नहीं मालूम है। अकॉर्डिंग, आप एक बात बताइए बाबू कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम क्या जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये जानते हैं कि गोली को छोड़ने में गोली का जो मोमेंटम होगा और ये गोली को छोड़ने के बाद किसमें गन के अंदर जो रिक्वायर पैदा होगा दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। यानी दोनों का सम क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू 0 रिमेन्स कांस्टेंट। ये यानी किसने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ ये कहा गया था कि जब कोई या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के इंटरेक्ट होगा तो उसका वेक्टर सम हमेशा क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो हम क्या लिखे यहाँ कि बुलेट का जो मोमेंटम होगा और गन का जो मोमेंटम होगा दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। अब एक बात बताइए, मास ऑफ द बुलेट इक्वल टू लिखते m1 v1, मास और मोमेंटम ऑफ द गन इक्वल टू लिखते m2 v2 इक्वल टू 0, मोमेंटम इक्वल टू से जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी, तो भाई हम लिखे m1 का वैल्यू कितना है बाबू, 0.06 और उसका वेलोसिटी कितना है बुलेट का, 500 ग्राम, 500 मीटर पर सेकंड, प्लस मास ऑफ द गन कितना दिया हुआ बाबू, मास ऑफ द गन दिया हुआ है 5 केजी और उसका वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, तो v2 उसी तरह लिखेंगे इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, 0.5 के नीचे कितना होगा, 100 होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 5 6 30 प्लस 5 v2 इक्वल टू 0। एक बात बता बाबू, 30 इधर प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में, 5 v2 इक्वल टू -30, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 5 6 30, यानी v2 इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड, यानी गन जो है वो रिक्वायर होगा 6 मीटर पर सेकंड। और ये माइनस इस बात को बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस इस बात को बता रहा है कि अगर गोली आगे की ओर गया है, गोली आगे की ओर जाएगा तो गन का जो वेलोसिटी होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये माइनस उसको बताता है। तो कितना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे की ओर गया, एंड 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पीछे गया, तो यानी पीछे गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ये बना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो, सर एक बार सर एक बार बताइएगा फिर। यस सर। नहीं, क्वेश्चन चल रहा था कि 5 केजी का एक गन है, 5 केजी का एक गन है और उससे 60 ग्राम का बुलेट फायर किया जाता है और वो बुलेट जो निकल रहा है गन से 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल रहा है। तो जब गोली छोड़ा गया है तो गन को पीछे जर्क लगता है, यानी गन पीछे की ओर मूव करता है, तो कितना की रफ्तार से वो पीछे की ओर मूव करेगा। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ ये जानते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक बॉडी, यहाँ कौन 2 बॉडी है, एक कौन है, गन है और दूसरा क्या है, बुलेट है, ये 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे क्या है, इंटरेक्ट में है, तो इस दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यानी जितना वो आगे की ओर जाएगा उतना ही इसका मोमेंटम पीछे की ओर लगेगा। सुन लीजिए मेरी बात को कि अगर हम गन से बुलेट को फायर करेंगे तो गोली का जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम किसका होगा, हमारे गन का भी होगा। तो यानी दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गोली का मोमेंटम इस डायरेक्शन में लग रहा है और गन का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो दोनों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन प्लस ये दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। मोमेंटम ऑफ बुलेट का मतलब क्या होगा, बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी PV इक्वल टू m1 v1 और PG इक्वल टू m2 v2, यानी गन का मास और गन का वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसका मोमेंटम कहलाता है। दोनों का सम 0 क्या, और m1 m2 समझ में आ रहा है, m1 क्या है
बुलेट मास ऑफ द बुलेट है, और m2 क्या है, मास ऑफ द गन है, और v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन है, और ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, v2 का वैल्यू निकल जाएगा। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर करके दिखाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मगर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए इसलिए कि हम इसमें क्वेश्चन उतार ही दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। ए बोआ ऑफ मास 50 केजी, ए बोआ ऑफ मास 50 केजी यानी 50 केजी का एक लड़का, 50 केजी का एक लड़का रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 50 केजी का लड़का 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से दौड़ता हुआ जंप ऑन टू अ 20 केजी ट्रॉली, यानी एक ट्रॉली है 20 केजी का, उसमें कूद जाता है। जंप ऑन टू a 20 kg trolley, 20 kg trolley traveling in the same direction, in the same direction at 1.5 meter per second. What is their common velocity? What is their common velocity? ये क्वेश्चन है, तो देखा इन पढ़ लें तो उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोआ ऑफ मास 50 केजी यानी 50 केजी वजन का एक लड़का रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से दौड़ता है, और जंप ऑन टू अ 20 केजी ट्रॉली, और 20 केजी का जो ट्रॉली है उसमें जाकर के कूद जाता है। अभी हम फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रॉली घूमे क्या होता है, चल रहा होता है, उसी डायरेक्शन में वो लड़का भी जाकर के कूद जाता है। तब उस दोनों का कॉमन वेलोसिटी जो दिया हुआ है, कॉमन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकंड। वो ट्रॉली जो मूव कर रहा था वो कितना के रफ्तार से मूव कर रहा था, 1.5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से पहले मूव कर रहा था। जब वो लड़का उसमें कूद गया तो दो कूदने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ट्रॉली का, यानी लड़का और ट्रॉली जो दोनों मिल करके है उसका वेलोसिटी कितना होगा। आगे हम दिखाते हैं फिगर, देखिए यहाँ ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, ये इसका मास कितना दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ 50 का लड़का है, और ये लड़का मूव कर रहा है कितना के रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये लड़का आगे की ओर मूव कर रहा है। यहाँ लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लड़का मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये लड़का आगे मूव कर रहा है। आगे यहाँ पे ट्रॉली है बाबू, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, और इसके नीचे ये चक्का लगा हुआ है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है इसका रफ्तार कितना है, ये ट्रॉली का जो रफ्तार है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। इस ट्रॉली का रफ्तार कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार है। जब ये लड़का दौड़ता हुआ इसमें कूद जाता है, ये लड़का आप कहाँ चलाया, इसमें चलाया, ठीक है, ये लड़का कूद करके इसमें चलाया, तो इसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, यानी जब ये चल रहा था और ये लड़का एकाएक क्या हो गया, इस ट्रॉली के अंदर कूद गया। ये लड़का इसमें कूद गया, ठीक है, ये लड़का कूद गया, तो इसका कॉमन ये क्या होगा। एक बात बताइए, लड़का का मास मालूम है, लड़का का वेलोसिटी मालूम है, दोनों का से लड़का का मोमेंटम निकल सकता है, और ये ट्रॉली का वेट मालूम है,
ट्रॉली का वेट भी मालूम है बाबू। ट्रॉली का मास हम मान लेते हैं m2, इसको m1 मान लेते हैं, और ट्रॉली का मास मालूम है 20 kg। ये लड़का 50 kg का है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, और ये ट्रॉली है 20 kg का और 1.5 मीटर के 1.5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है, और ये लड़का दौड़ता हुआ इसमें कूद गया। कूदने के बाद इसका मास कितना होगा बताइए बाबू? इस ट्रॉली का मास कितना होगा? जो इस ट्रॉली का मास होगा और जो इस लड़के का मास होगा, दोनों का जोड़ करके होगा। जब लड़का इसमें कूद गया तो ट्रॉली का मास और लड़के का मास दोनों को जोड़ देंगे, तो लड़के का मास है 50 kg और ट्रॉली का मास है 20 kg। तब इसका मास हो जाएगा m3 कितना बाबू? 70 kg। होगा कि नहीं होगा? जब लड़का कूद करके इस ट्रॉली में घुस गया तो इसका मास कितना हो गया? 70 kg का हो गया। इसका वेलोसिटी हमको v3 नहीं मालूम है। v3 इक्वल टू r, यानी जब ये लड़का कूद गया उसका रफ्तार कितना होगा ये हमको नहीं मालूम है। तो क्या कर सकते हैं? इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, इस दोनों के मोमेंटम का सम इस थर्ड के मोमेंटम के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहती है कि अगर कोई भी बॉडी टकराने से पहले जो उसके मोमेंटम का सम होगा, टकराने के बाद जो उसका मोमेंटम होगा, दोनों बराबर होगा। तो हम क्या लिखते हैं इसका सॉल्यूशन? देखिए, मास ऑफ द बॉल m1 इक्वल टू 50 kg, 50 kg, और वेलोसिटी ऑफ द बॉल v1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका p मोमेंटम निकाल दो। p1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? m1 v1 लिखेंगे। p1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? इस लड़के का जो मोमेंटम होगा उसका मास उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है? 50 kg, और इनटू वेलोसिटी कितना है बाबू? 20 kg। 20 कितना हो जाएगा? 1000 kg मीटर पर सेकेंड। यानी इस लड़के का मोमेंटम हो गया 1000 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मास ऑफ द ट्रॉली m2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20 kg, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली v2 इक्वल टू कितना दिया हुआ बाबू? 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम निकाल दीजिए। p2 इक्वल टू m2 into v2। m2 इसका कितना है? 20 kg, और v2 इसका कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट लगाने नीचे कितना होगा? 10। 0 से ये 0 जाएगा, फिर भी 2 या 30 kg मीटर पर सेकेंड। यानी ये ट्रॉली का मोमेंटम इतना निकल गया। और अब क्या लिखेंगे? मास ऑफ द कॉमन बॉडी, यानी दोनों बॉडी, जब लड़का उसमें कूद गया तो मास ऑफ द कॉमन बॉडी m3 इक्वल टू क्या होगा? m1 प्लस m2, यानी लड़के का मास और ट्रॉली का मास दोनों को जोड़ देंगे तो मास ऑफ द कॉमन बॉडी के बराबर होगा, यानी 50 प्लस 20 दैट मींस 70 kg। और लड़के का, यानी अब तक ये कॉमन बॉडी का वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी v3 इक्वल टू 1। तो p3 इक्वल टू क्या होगा? p3 इक्वल टू होगा m3 into v3, m3 into v3। ये इक्वल टू क्या होगा? m3 का वैल्यू हो गया 70 into v3, ये इसका हो गया। अब एक और, अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि ये लड़का का जो मोमेंटम है और ये ट्रॉली का जो मोमेंटम है, उस दोनों का सम ये कॉमन बॉडी के मोमेंटम के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल के मुताबिक हुआ है, यानी p1 प्लस p2 इक्वल टू p3। p1 और p2 का सम जो होगा वो p3 के इक्वल होगा। p1 का वैल्यू कितना है? 1000, और p2 का वैल्यू कितना है बाबू? 30 इक्वल टू p3 का वैल्यू कितना है? 70 into रूट v3। अब एक बात बताओ, 1000 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1030।
इक्वल टू 70 v3। अब यहाँ पे इसको ला करके सॉल्व करते हैं तो v3 इक्वल टू हो जाएगा 1030 बाई 70। 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा ये 7 1 जा 7, कितना बचा 333, 7 4 जा 28, कितना बच जाएगा 5 50, 7 7 जा 49, यानी इतना मीटर पर सेकंड के रफ्तार से तब वो ट्रॉली मूव करने लगेगा। समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड ये क्वेश्चन था कि एक लड़का दौड़ रहा था और ट्रॉली भी उधर ही मूव कर रही थी और ये लड़का कूद करके उस ट्रॉली में बैठ गया, तो जो कॉमन बॉडी बन गया यानी ट्रॉली और लड़का दोनों मिल करके उसका रफ्तार क्या होगा वो हमको कह रहा था निकालने के लिए, तो वो हम निकाले। पहले लड़का का मोमेंटम निकालिए, फिर ट्रॉली का मोमेंटम निकालिए, फिर कॉमन बॉडी का मोमेंटम निकालिए और दो यानी लड़का और ट्रॉली की मोमेंटम का जो होगा वो कॉमन बॉडी के मोमेंटम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इसलिए इसका इतना निकल जाओ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे और डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।